like a Hellcat. सुबह 13 की लास्ट में हमने देखा कि यून मीमो से मिलने उसकी कंपनी आई क्योंकि अब उसे भी न्यू लाइफ पार्टनर की तलाश है जो कि है जिनसे बेटर हो। तो तब मीमो ये सब सुन शॉक रह गई, जिसके बाद दिखाया गया कि यून अब एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है जहां उसे मीमो के साथ की हुई कन्वर्सेशन याद आ रही है। जब यून ने बोला था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हैजुन से बिल्कुल अपोजिट हो, यानी तुम समझ रही हो ना मेरी बात का मतलब। तो तब मीमो कहती है नहीं, क्योंकि जितना मैं हैजुन को जानती हूँ वो साफ दिल का था जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते सिवा थे और मुझे मेरे लव के पास जाने दिया था। इसलिए अगर आपको इतने परफेक्ट इंसान से भी कोई अपोजिट चाहिए तो सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, मगर तब भी पूरी कोशिश करूँगी आपको बेस्ट इंसान से इंट्रोड्यूस कराने की। तो तब इन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करते हुए यून कुछ सोचने लगी और वही हैजुन जो कि वो भी कोइंसिडेंटली इसी रेस्टो आया हुआ है कि तभी वो एक पर्सन की बातें सुनता है जो कि कॉल पर किसी को बता रहा था कि हाँ मैं ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, जो कि एक डॉक्टर है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो मेरी परफेक्ट बिजनेस पार्टनर बन पाएगी। और बस फिर इतना बोल वो पर्सन वहाँ से चला गया। हैजुन जब जैसे बाहर आया कि तभी उसे अपना दोस्त दिखा जिसे वो हाई कर ही रहा था कि तभी हैजुन की नज़र यून पर गई जो कि उसी वॉशरूम वाले पर्सन के साथ थी। इसलिए ये सब देख हैजुन थोड़ा बहुत जेलस हुआ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया सॉन्गसू जो कि मीमो के आने का वेट कर रहा है कि तभी मीमो की कॉल आने पर उसने उस कॉल को काफ़ी अलग अंदाज में पिक किया, यानी किस करते हुए। जिसके बाद जब जैसी मीमो आई तो काफ़ी सरप्राइज रह गई क्योंकि वहाँ बहुत सारे रेड रोजेस थे एंड साथ ही सॉन्गसू ने मीमो को एक लॉकेट भी गिफ्ट किया जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, यानी खुशी का माहौल था। इसलिए दोनों सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी थोड़ी सी ड्रिंक की जाए, मगर दोनों थोड़ी थोड़ी करते करते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर गए। इसलिए पिछली बार की तरह फिर से बहुत बुरी तरह ड्रंक हो जाते हैं। फिर बस होना क्या था, ये दोनों हमेशा की तरह शॉपिंग पर निकल आए जहां मीमो जिद करने लगी मुझे ये एक्सपेंसिव बैग दिलाओ क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है। तो तब सॉन्गसू मीमो के खातिर शॉप के अंदर घुस आया और बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि वो सारे बैग मेरी मीमो को दे दो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और यूनिक है। जिसके बाद डायरेक्ट मॉर्निंग हो गई जहां मीमो अपना आराम से सो रही थी, मगर फिर हिम्मत करके बाहर उठकर आती है पानी पीने के लिए कि तभी बैग्स का पहाड़ देख उसके होश उड़ गए एंड शॉक तब लगा जब बैग्स के अंदर से सॉन्गसू बाहर निकला। इसलिए चिल्लाकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे, मगर सॉन्गसू को रात की कोई भी बात याद नहीं थी। इसलिए दोनों बैठकर रात का पूरा सीन याद करने लगे। एक्चुअली हुआ ये था मीमो और सॉन्गसू ने बैग शॉप पर कब्जा कर लिया था एंड पूरे रो के रो को खरीद डाला था क्योंकि सॉन्गसू मीमो के लिए इतना पागल है कि उसके लिए अपने सभी पैसे उड़ा सकता है, जिस बात से मीमो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मगर अब प्रेजेंट में इनके होश उड़े हुए हैं क्योंकि बैग्स का बिल बहुत ज़्यादा था जो कि ये दे चुके हैं। इसलिए बहुत हिम्मत करके बैग्स वापस करने आए ये बताकर कि सॉरी कल हम ड्रंक थे, इसलिए क्या आप प्लीज़ ये सब वापस कर लोगी, सिर्फ इस एक बैग को छोड़कर। जिसकी बातों पर पहले तो काउंटर लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई मगर फिर बाद में मान गई, इस प्रॉमिस के साथ कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप दोनों फिर कभी यहाँ मत आना। अब नेक्स्ट डे डोंगमी जो कि तहयोंग के साथ है एंड उसको अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिला ही रही थी कि तभी पूछती है आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है, यानी हम दोनों शादी कब करेंगे। तो इस पर तहयोंग ने जवाब दिया शादी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, यानी पहले मैं अच्छी जॉब ढूंढकर सेट होना चाहता हूँ, उसके बाद शादी करूँगा जिसमें पूरे 5 साल लग जाएंगे, तब तक तुम मुझे रोज़ ऐसे ही अपने हाथ का खाना खिलाती जाओ। तो तब ये सुन डोंगमी हैरान हुई कि क्या पूरे 5 साल, यानी ऐरान की बातें ठीक थी कि तहयोंग हमारे रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसलिए डोंगमी यहाँ काफ़ी ज़्यादा उदास हुई और वही यून हैजुन को अपने नेक्स्ट ब्लाइंडेड पर्सन की फ़ोटो दिखाने लगी कि तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। यानी मैं मीमो की कंपनी गई थी जो कि मुझे न्यू पार्टनर से इंट्रोड्यूस करा रही है।
तो तब हैजुन वैसे तो कोई रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कूल बनकर दिखाता है कि अच्छी बात है कि तुम शादी करने का सोच रही हो, अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का सोच रही हो। मगर अंदर ही अंदर से उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी एक्स वाइफ अब किसी और की बनने वाली है। इसलिए जब एक पर्सन यून को लंच टाइम में लंच देने आया तो तब उसे देख हैजुन बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ एंड वो टाइम याद करने लगा जब यून ने कॉलेज टाइम में हैजुन को प्रपोज किया था, ये कहकर कि मैं हमारे डिपार्टमेंट की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ जिसे तुम जानते ही होंगे, है ना। और ये भी देखा होगा कि सब बॉयज़ मुझे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर मैं सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कूल लगे। इसलिए क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। तो पहले तो हैजुन शॉक रह गया कि ये कितनी ज़्यादा ब्रेव है जो डायरेक्ट मुझे प्रपोज कर रही है, मगर फिर बाद में खुशी खुशी यून को डेट करने के लिए मान गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यून को उसके इंटेलिजेंट होने की वजह से पसंद करता था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिनवू जो कि उदास होकर कहीं जा रहा था, तो तब मीमो ने उसका पीछा किया। एक्चुअली मिनवू आज भी अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करता है, इसलिए अक्सर अपनी मॉम के मेमोरियल पर आकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। इसलिए ये सब देख मीमो ने मिनवू को चुप कराया एंड उसे पूरा बिलीव दिलाया कि वो मिनवू की बहुत अच्छी मॉम बन के दिखाएगी, यानी उसे कभी अकेला फील नहीं होने देगी। जिन बातों को सुन मिनवू को फाइनली थोड़ी तसल्ली मिली। इसलिए जब ये दोनों रेस्टों में थे तो तब वो मीमो के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब रात में सोंगसू ने मीमो को अपनी एक और कज़न के बारे में बताया जो कि सोंगसू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताकर कि कल मैं तुम्हें मिनवू के बर्थडे वाले दिन अपनी फेवरेट सिस्टर से मिलवाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो तब ये बात सुन मीमो खुश हुई कि वो फर्स्ट टाइम सोंगसू की सिस्टर से मिलेगी। इसलिए जब नेक्स्ट डे वो मिनवू के लिए गिफ्ट लेने पहुंची कि तभी एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड किम सॉन्ग से हो गई, जो कि वो भी किसी के लिए गिफ्ट लेने आया था। इसलिए दोनों एक ही चीज को लेकर बहुत बुरी तरह लड़ने लगे, मगर शॉप ऑनर दूसरा पीस देकर इन्हें चुप कराती है। फिर जब जैसी मीमो होटल पहुंची तो तब किम सॉन्ग भी वहां आया। मीमो को लगने लगा जैसे ये उसका पीछा कर रहा हो, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि सोंगसू की सिस्टर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि किम सॉन्ग की मंगेतर है। इसलिए देख मीमो के साथ साथ किम सॉन्ग के भी होश उड़ गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मगर ये दोनों किसी को भी इस बारे में नहीं बताते कि जैसे ये दोनों एक्स हस्बैंड और वाइफ हैं, बल्कि बस ये बोल देते हैं कि पहले हम एक ही कॉलेज में थे। सोंगसू ने मीमो को अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया जो कि बाय ब्लड उसकी सिस्टर नहीं, यानी इसे हम सोंगसू की कज़न कह सकते हैं। और फिर सोंगसू हमेशा की तरह फिर से मीमो का फुल ध्यान रखने लगा जैसा कि वो ऑलवेज रखता है, ठीक एक रिस्पॉन्सिबल बॉयफ्रेंड की तरह। इसलिए ये सब देख किम सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि किम सॉन्ग को लगा था कि मीमो को कभी कोई ढंग का लव पार्टनर नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ उसकी बोलती बंद हो जाती है। मगर जब आफ्टर लंच किम सॉन्ग बाहर आकर अपने दोस्त को कॉल पर इस सब के बारे में बता रहा था कि ये मीमो मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी ये मेरी मंगेतर के भाई सोंगसू की गर्लफ्रेंड निकली, तो तब सोंगसू ने भी पीछे से ये सब बातें सुन ली एंड वो समझ गया कि ये मीमो का एक्स हस्बैंड है जो कि आज भी मीमो की रिस्पेक्ट नहीं करता बल्कि उससे सिर्फ चिढ़ता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में सोंगसू ने बैठकर किम सॉन्ग से बात की कि मुझे नहीं पता कि तुम मीमो से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो, यहाँ तक कि उसे खुश तक नहीं देख सकते, मगर अब एक बात हमेशा याद रखना कि अब वो सिर्फ मेरी है, यानी अगर तुमने फिर दोबारा मीमो को अपनी बातों से हट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड साथ ही अगर तुम ऐसे ही सेम बिहेवियर मेरी सिस्टर के साथ भी रखोगे तो मैं कभी तुम्हारी शादी अपनी बहन से नहीं होने दूंगा। तो तब किम सॉन्ग की सारी हीरोगिरी निकल गई, इसलिए प्रॉमिस करने लगा कि वो दोबारा मीमो को कभी कुछ नहीं कहेगा एंड साथ ही अपनी मंगेतर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। अब नेक्स्ट डे डोंगमी तहयोंग से मिली जो कि तहयोंग को एक लेटर देती है जिसके अंदर उसने अपने मन की बातें लिखी हुई हैं, ये कहकर कि इसे प्लीज़ मेरे जाने के बाद रीड करना। तहयोंग पूछता है क्यों, यानी क्या कुछ सीरियस बात है। तो इस पर डोंगमी हाँ कहकर वहाँ से चली गई क्योंकि ये लेटर कोई लव लेटर नहीं बल्कि ब्रेकअप लेटर है।
जिसके अंदर डोंगमी ने अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताते हुए ब्रेकअप करने को बोला, क्योंकि डोंगमी की रियल एज 30 नहीं बल्कि 32 है, जिस वजह से उन दोनों का लव रिलेशन कभी बैलेंस में नहीं रह पाएगा। मगर तायंग लेटर रीड कर कोई रिएक्ट ही नहीं करता और वहीं बाहर से छुप छुप कर डोंगमी भी ये सब देख रही थी, जिसे लगता है कि शायद तायंग डर गया है ये जानकर कि हमारे बीच में 5 नहीं बल्कि पूरे 7 साल का एज गैप है, जिस बात को मैंने छुपाया था। मगर दोबारा झांकने पर उसे तायंग कहीं नहीं दिखता, क्योंकि वो ठीक डोंगमी के पीछे खड़ा था, जिससे देख वो काफी बुरी तरह शॉक हुई। तायंग पूछता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है ना, क्योंकि ब्रेकअप डायरेक्ट बोल के करा जाता है, ना कि पूरा लेटर लिख के। यानी ये ब्रेकअप लेटर कम बल्कि लव लेटर ज्यादा लग रहा है कि तुम मुझे कितना ज्यादा लव करती हो। और फिर डायरेक्ट डोंगमी को हक कर कहने लगा कि मुझे अब भी हमारी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, जिसे अब मैं कभी खोना नहीं चाहता, मेरी इनोसेंट गर्लफ्रेंड। जिन बातों को सुन डोंगमी खुश तो हो गई, मगर वो अब भी थोड़ा बहुत परेशान थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें बैंग और एरान को दिखाया गया, जहां बैंग एरान को कोई भी काम करने नहीं दे रहा था। यानी सभी बर्तन भी खुद से क्लीन करता है, घर की सारी सफाई भी खुद करता है और यहाँ तक कि कपड़ों पर आयरन भी। इसलिए ये सब बातें देख एरान को अजीब लगने लगा कि आखिर बैंग मुझे कुछ करने क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए वो इस बारे में रात को बैगदा को बताती है। तो तब बैगदा ने समझाया कि तुम लकी हो जो बैंग तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है, इसलिए ज्यादा मत सोचो, ये सब नॉर्मल है न्यू वेडिंग कपल्स के लिए। तो तब जाकर एरान को सांस में सांस आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं बैंग ने फिर से किसी और के साथ अपना चक्कर तो नहीं चला लिया। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग बैंग से पूछती भी है कि तुम मुझे दोबारा चीट नहीं करोगे, है ना। तो तब इस बात पे वो स्माइल करता है और पूरा बिलीव दिलाता है कि वो पक्का अब इस बार ही एरान को कोई धोखा नहीं देने वाला है, बल्कि ऑलवेज सिर्फ एरान को लव करेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड वही हैजुन यून से मिलने उसके ऑफिस आया, क्योंकि वो लास्ट टाइम जेलस हुआ था किसी दूसरे पर्सन को यून को लंच देते हुए देखकर, इसलिए उसने इस बार खुद से यून को लंच ला कर दिया, जिसे फर्स्ट टाइम ऐसा करते देख यून शॉक रह गई कि क्या सच में हैजुन उसकी फिक्र करने लगा है। एंड देन हैजुन थोड़ी बहुत बातों के बाद वहां से जाने लगा, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके दिल में यून के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किम सॉन्ग लास्ट टाइम मीमो से मिलने आया, क्योंकि वो बहुत जल्द फिर से अपनी मंगेतर के साथ अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। इसलिए जाने से पहले मीमो को सॉरी कहता है अपने अभी तक के सभी बैड बिहेवियर्स के लिए, और साथ ही उसने मीमो को उसकी न्यू लाइफ के लिए गुड लक भी कहा। तो तब पहले तो मीमो हैरान हुई कि ये अचानक से बदल कैसे गया है, मगर फिर बाद में किम सॉन्ग के सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि मीमो बुरी लड़की नहीं है बल्कि साफ दिल की है, जो कि ईजिली हर किसी को माफ़ कर देती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टाई और बैगदा दोनों मिलकर यून को थैंक्स करने आए, क्योंकि अब बैगदा बिल्कुल ठीक है, जो सब यून की अच्छी सर्जरी और ट्रीटमेंट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो तब यून भी इन दोनों की बातें सुन खुश थी, स्पेशली इस बात से सबसे ज़्यादा कि अब बैगदा के फेस पर स्माइल है, जो कि दोबारा से अपने लव को पाने की वजह से आई है। देन ये तीनों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ योंग बहुत ही ज़्यादा खुश है फिर से अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर। और फिर जब रात हुई तो टाई और बैगदा शर्माने लगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि कौन किसके रूम में जाकर सोएगा, जहाँ पहले तो बैगदा मान नहीं रही थी मगर फिर बाद में मान गई। तो तब टाई बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ एरान, जो कि जब जैसे बताती है कि मैं अपनी स्टडी पूरी करना चाहती हूँ ताकि अपने ऑनलाइन बिजनेस को और आगे बढ़ा सकूँ, तो तब बैंग इस बात के लिए आसानी से मान गया, यानी एरान को फुल सपोर्ट करता है उसकी ड्रीम्स पूरे कराने के लिए। तो तब एरान बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए ज़ोर से बैंग को हक कर लेती है, ये बोलते हुए कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। और वही यून जिस पर्सन को डेट कर रही थी उसने फाइनली यून को प्रपोज कर दिया, ये कहते हुए कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए।
इसलिए वो यून को एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग भी देता है, जिसे यून वापस हॉस्पिटल आकर हैजुन को दिखाने लगी और पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मगर हैजुन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यून ने एक हेयर क्लिप निकाल के दिखाई जो हैजुन ने उसे कॉलेज टाइम में दी थी। हैजुन सरप्राइज रह गया कि ये आज भी तुम्हारे पास है, तो इस पर वो कहती है हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट था, जो कि इस रिंग की तरह एक्सपेंसिव तो नहीं है, मगर इसे तुमसे लेकर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसलिए ये बातें सुन हैजुन को सब समझ आ रहा था कि यून आज भी कहीं ना कहीं सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रही है। इसलिए वो हिम्मत कर यून को किसी और को डेट करने से मना कर देता है, ये बोलकर कि तुम मुझे बस थोड़ा टाइम दो ताकि मैं हम दोनों की एक नई शुरुआत कर पाऊँ। तो ये सुन यून का खुशी के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि उसे यही तो सुनना था कि हैजुन फिर से उसे कब अपनाएगा। देन ये दोनों साथ में बैठकर पुरानी बातें याद करने लगे, यानी अब फाइनली इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। इसका मतलब अब फ्यूचर में इन दोनों की फिर से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। मगर वहीं डोंगमी जो कि अपने बॉयफ्रेंड तहयोंग से परेशान है, क्योंकि तहयोंग ने जिद लगा रखी है कि वो 5 साल के बाद ही शादी कर पाएगा। मगर डोंगमी बोलती है नहीं, तुम 3 साल के अंदर ही सब सेट करो, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है मेरी एज ज़्यादा है, इसलिए मैं कैसे 5 साल तक वेट कर पाऊंगी। तो तब तहयोंग ने कहा कि मेरे लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती, यानी मैं तुम्हें सच में लव करता हूँ मगर शादी के लिए कंफर्म नहीं हूँ। तो ये सुन डोंगमी के होश उड़ गए कि जैसे तहयोंग के लिए सिर्फ प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है, ना कि फ्यूचर। इसलिए इस बारे में एरान को भी बताती है। तो तब एरान ने एडवाइस दी कि तुम एक साइड तहयोंग को डेट करो और दूसरी साइड छुपकर ब्लाइंड डेट्स पर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तहयोंग को सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हारी नहीं। तो तब डोंगमी इस बात के लिए मान गई। इसलिए नेक्स्ट डे की रात को ब्लाइंड डेट पार्टी में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड इस बारी जो डोंगमी को टेबल मिली थी उस पर उसी के एज के सक्सेसफुल लोग थे। इसलिए डोंगमी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। देन ये सभी आपस में बातें करने लगे, मगर तभी तहयोंग जिसे जैसे इस बारे में पता चला तो तब वो जल्दी से भागकर डोंगमी के पास जाने लगा, अपने दोस्त से ये कहकर कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरी गर्लफ्रेंड इस टाइम कहाँ है। और वही डोंगमी जो कि उन लोगों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, कि तभी तहयोंग भी वहाँ आ गया, जो कि सभी के सामने डोंगमी को अपनी वाइफ कह के पुकारता है, जिसे सुन सभी लोग हैरान रह गए कि क्या डोंगमी मैरिड है। और वहीं डोंगमी जो कि वो भी ये सब सुन हैरान थी, मगर फिर तभी अनजान बन के पूछती है कि आप कौन और मुझे अपनी वाइफ की बोल रहे हो, यानी मैं किसी की वाइफ नहीं। तो तब तहयोंग ने ज़ोर से डोंगमी का हाथ खींचकर उसे खड़ा कर दिया एंड डोंगमी के बैच को निकाल कर उस पर लिखता है तहयोंग्स वाइफ, और फिर उस बैच को उन सभी लोगों को दिखाने लगा, ये बोलते हुए कि ये मेरी है, इसलिए कोई भी इसे डेट करने की सोच नहीं सकता। और फिर डोंगमी से कहने लगा कि ज़रा सा मैंने तुम्हें मना क्या कर दिया जल्दी शादी करने के लिए, तुम यहाँ इन लोगों के पास ब्लाइंड डेट के लिए आ गई। सभी लोग इन दोनों की बातें हैरानी से सुन रहे थे कि जैसे डोंगमी तहयोंग को चीट कर रही हो। इसलिए डोंगमी जल्दी से अपना सारा सामान उठाकर तहयोंग को चुप कराते हुए अपने साथ बाहर ले आई, अकेले में बात करने के लिए। और फिर दोबारा तहयोंग और डोंगमी के बीच बहुत देर तक बहस हुई, जहां लास्ट में तहयोंग मान ही गया कि वो 3 साल के अंदर सब सेट करके डोंगमी से शादी कर लेगा। तो तब जाकर डोंगमी को सुकून आया, इसलिए वो खुशी खुशी से तहयोंग के साथ वहाँ से जाने लगी, क्योंकि उसके दिल में भी सिर्फ तहयोंग है, जिसकी जगह अब कोई भी नहीं ले सकता। मगर अब यहाँ से हमें पूरे 1 मंथ बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ बैगदा और टाई दोनों फिर से शादी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन दोनों का डिवोर्स जो हो गया था, जिसके अंदर सभी लोगों को बुलाया गया, यानी बैंग, तहयोंग और सोंगसू को भी। वेल अब फाइनली बैगदा की शादी टाई से हो गई। तो तब ये नज़ारा देख उसकी तीनों फ्रेंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसलिए जब डोंगमी मीमो से पूछती है कि अब तुम्हारा नंबर कब है, तो ये सुन वो सोंगसू की तरफ देखती है, जो कि मीमो की फ़ोटो क्लिक कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर जब फाइनली फ्लावर्स बुकेट फेंकने का टाइम आया, जिसे कैच करने के लिए कोई दूसरी लड़की थी,
मगर सोंगसू तभी बीच में घुसकर खुद से उसे विन कर लेता है ताकि मीमो को दे सके। और फिर जब वो खुशी खुशी से मीमो के पास आकर उसे वो फ्लावर बुकेट दे ही रहा था शादी के लिए प्रपोज करते हुए, मगर मीमो सोंगसू को खड़ा कर देती है एंड अपने बैग से रिंग निकालकर सभी के सामने खुद से सोंगसू को शादी के लिए प्रपोज करने लगी, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग सरप्राइज हुए, स्पेशली सोंगसू। फाइनली सोंगसू ने मीमो के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जिसे सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। देन सोंगसू मीमो को उठाकर गोल गोल घुमाने लगा और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम ऑलवेज आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ड्रामास दिखाकर एंटरटेन करते रहें। एंड कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.